कहानी की शुरुआत होती है जहां कीवू और उसकी बहन खिड़की के पास कोनों में मुफ्त का वाईफाई सिग्नल तलाश कर रहे होते हैं। ये परिवार गरीबी रेखा से भी नीचे गुजर बसर कर रहा होता है और फिलहाल पिज्जा के डिब्बे मोड़कर अपना पेट पालता है, लेकिन इससे होने वाली कमाई इतनी कम होती है कि इस परिवार की सिर्फ गाड़ी ही चल पाती है। तभी अचानक कीवू का दोस्त मिन एक बड़ा सा पत्थर लेकर उनके घर आता है। वो इनको बताता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है, जो एक लैंडस्केप स्टोन था पर इस परिवार के लिए किसी काम का नहीं था। मिन कीवू को बाहर ले जाता है। मिन बताता है कि वह एक अमीर परिवार की लड़की को इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता है और कहता है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन विदेश जाने की वजह से वह चाहता है कि उसकी जगह कीवू उस लड़की को पढ़ाए। मिन को कीवू पर भरोसा था, इसलिए वह चाहता था कि कॉलेज जाने के बाद वह उस लड़की को प्रपोज करे। इसी कारण वह किसी और को नहीं भेजना चाहता था। कीवू तुरंत राजी हो जाता है। कीवू अपनी बहन कीजू से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नकली डिग्री बनवाता है और इंटरव्यू देने उस आलीशान घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही कीवू उस विशाल घर में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि वह किसी जन्नत में आ गया है। फिर उस घर की काम वाली कीवू का स्वागत करती है और बताती है कि ये घर पुराने मालिक ने बनाया था, मैं तब से यहीं हूँ। अब इन्होंने घर खरीद लिया है पर मैं अब भी यहीं काम कर रही हूँ। फिर मैडम योन कीवू का इंटरव्यू लेने आती है। मैडम डिग्री देखे बिना ही उसे नौकरी पर रख लेती हैं, क्योंकि मिन ने उसकी सिफारिश की थी। पर मैडम योन कहती है कि मैं पहले लेसन में खुद वहाँ बैठना चाहती हूँ ताकि वह कीवू के पढ़ाने का तरीका देख सकें। जहाँ उनकी बेटी डाहिए नए टीचर के सामने काफी नर्वस थी। कीवू उसे तुरंत मोटिवेट करता है और उसका भरोसा जीत लेता है। कीवू पढ़ाने में अपना बेस्ट देता है। मैडम योन उसे 1 महीने के तनख्वाह एडवांस दे देती है। जब काम वाली कुछ खाने के लिए लेकर आती है, अचानक उनका छोटा बेटा डा सोंग आ जाता है। मैडम उसे डा सोंग की बनाई आर्ट दिखाती है और बताती हैं कि उनका छोटा बेटा डा सोंग कला का शौकीन है, इसीलिए उन्हें एक आर्ट टीचर की तलाश है। जब मैडम कीवू को बाहर छोड़ने जा रही होती है, उसी वक्त कीवू का दिमाग चलता है। कीवू मैडम से झूठ बोलता है कि वह एक ऐसी आर्ट टीचर को जानता है जो बच्चों को संभालने में माहिर है, और मैडम को झूठा नाम जेसिका बता देता है। मैडम खुश हो जाती है और जेसिका को मीटिंग के लिए बुलाने को कहती है। अगले ही दिन कीवू अपनी बहन कीजू को जेसिका बनाकर उस घर में ले आता है और मैडम योन उसे भी तुरंत नौकरी पर रख लेती हैं। अब घर में कीवू और कीजू दोनों अपनी जगह बना चुके होते हैं। दूसरी तरफ बड़ी बेटी डाहिए कीवू की तरफ आकर्षित होने लगती है और कीवू भी अमीर बाप की बेटी को फंसाने का प्लान बनाने लगता है। उधर मैडम योन को चिंता थी कि नई टीचर उनके बेटे को कैसे पढ़ा रही होगी, इसलिए वह बहाने से कमरे में जाती है। लेकिन जेसिका उन्हें बताती है कि डा सोंग को आर्ट थेरेपी की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर हो रहा है। वो बार बार आर्ट में अपनी कमजोरी के निशान छोड़ता है। मैडम पूरी तरह डर जाती है। मैडम जेसिका को आर्ट थेरेपी से बेटे का उपचार करने को कहती है। उसी शाम घर का मालिक मिस्टर पार्क घर आता है। मिस्टर पार्क अपने ड्राइवर को आदेश देता है कि वह जेसिका को घर छोड़ दे। रास्ते में ड्राइवर चालाकी से जेसिका से उसके घर का पता पूछता है, लेकिन जेसिका उसे सख्त लहजे में ट्रेन स्टेशन पर उतारने को कह देती है। तभी जेसिका के दिमाग में एक शातिर प्लान आता है। वह अपनी पैंटी उतारती है और चुपके से ड्राइवर की सीट के नीचे छुपा देती है, ताकि ऐसा लगे कि ड्राइवर ने गाड़ी में किसी के साथ गलत हरकत की है। अगले दिन जब मिस्टर पार्क अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें सीट के नीचे वह पैंटी मिल जाती है। वह घर आकर तुरंत यह बात अपनी पत्नी को बताते हैं। दोनों पति पत्नी बात करते हैं, कोई लड़की अपनी पैंटी कैसे भूल सकती है। मैडम कहती हैं कहीं ड्राइवर ने लड़की को ड्रग्स तो नहीं दिए होंगे, और दोनों ये मान लेते हैं कि ड्राइवर ने उनकी गाड़ी में किसी नशा करने वाली लड़की के साथ संबंध बनाए हैं, और बदनामी के डर से वे बिना कोई सवाल किए ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। तभी वहां जेसिका ये सब छुपकर सुन रही होती है। जेसिका अचानक सामने आ जाती है। वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर मैडम जेसिका को छोड़ने जाती है तो बातों बातों में उससे पूछती हैं कि क्या उस रात कार में कुछ हुआ था, जिस पर जेसिका साफ मना कर देती है। मैडम उसे बताती हैं कि ड्राइवर को निकाल दिया गया है। जेसिका इसी मौके का फायदा उठाते हुए झूठ बोलती है कि उसके एक अंकल हैं जो पहले मर्सिडीज चलाया करते थे और अभी बेरोजगार हैं। मैडम तुरंत उन अंकल से मिलने को तैयार हो जाती हैं, जबकि असल में वह जेसिका और कीवू का पिता किम था। अगले दिन कीवू अपने पिता को अच्छे कपड़े पहनाकर मर्सिडीज के शोरूम में ले जाता है ताकि उन्हें मर्सिडीज के फीचर्स समझा सके। मिस्टर पार्क टेस्ट ड्राइव के दौरान किम के ड्राइविंग स्किल से खुश हो जाते हैं। वह उसे भी नौकरी पर रख लेते हैं। अब इस परिवार के 3 सदस्य, बेटा, बेटी और पिता, उस अमीर घर में घुसपैठ कर चुके थे, लेकिन उनका अगला निशाना घर की पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग थी, जो सालों से वहां काम कर रही थी और उसे हटाना लगभग नामुमकिन था। एक दिन डाहिए कीवू को बातों बातों में बताती है कि घर में आड़ू लाना मना है,
क्योंकि हाउसकीपर मून को आड़ू के रोए से जानलेवा एलर्जी है। कीवू के दिमाग की घंटी बजती है। वह तुरंत बाजार से आड़ू खरीदता है। कीवू आड़ू के बारीक रोए निकालकर एक डिब्बी में जमा कर लेता है। मौका मिलते ही कीवू व रोए मून ग्वांग के ऊपर छिड़क देता है, जिससे मून को भयंकर खांसी शुरू हो जाती है। मून को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मून अस्पताल जाती है और किम उसका पीछा करते हुए मौका पाकर उसकी फोटो खींच लेता है, जिसे वह बाद में मैडम को दिखाता है। किम बताता है कि वो अस्पताल सालाना चेकअप के लिए गया था। वहाँ मून जोर जोर से अपनी बीमारी के बारे में फोन पर बात कर रही होती है। वो मैडम के कान भरता है कि उनकी हाउसकीपर को टीबी की बीमारी है, जिसे उसने छुपा रखा है। किम मैडम को डराता है। वह कहता है घर में छोटा बच्चा है और उसे संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिससे मैडम बुरी तरह घबरा जाती हैं। योजना को पक्का करने के लिए जैसे ही मून घर लौटती है, जेसिका फिर से उसके ऊपर आड़ू के रोए छिड़क देती है। मून मैडम के सामने ही बुरी तरह खांसने लगती है। किम तुरंत कचरे के डिब्बे से मून का फेंका हुआ टिश्यू पेपर उठाता है, उस पर लाल रंग छिड़क देता है और मैडम को दिखाता है जैसे कि वह खून हो। मैडम उनकी चाल में पूरी तरह फंस जाती है। मैडम बिना सच्चाई जाने पुरानी वफादार हाउसकीपर मून को कोई और बहाना बनाकर घर से निकाल देती हैं। अब घर में हाउसकीपर की जगह खाली हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी चलते वक्त किम मालिक को एक हाउसकीपर कंपनी का कार्ड देता है। किम बताता है इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। आपके पास नौकरी करने से पहले इस कंपनी ने ड्राइवर की नौकरी के लिए मेरे साथ संपर्क किया था, पर मुझे आपके पास नौकरी मिल गई है। ये कार्ड अब मेरे काम का नहीं, आप इससे रख लो। मैडम जब हाउसकीपर के लिए उस नंबर पर फोन करनी है, दूसरी तरफ से जेसिका फोन उठाती है। जेसिका नकली कंपनी वाली बनकर हाउसकीपर भेजने का पक्का करती है। इस तरह ये अपनी माँ को भी घर में काम पर रखवा देता है। अब ये सभी एक दूसरे से अजनबियों की तरह व्यवहार करते हुए उस एक ही घर में नौकरी करने लगते हैं। एक दिन छोटा बेटा डासोंग खेलता हुआ चोंग और उसके पति ग्यूनसे के कपड़ों की गंध लेता है और कहता है कि इन चारों नौकरों के शरीर से एक जैसी गंध आती है। मैडम गुस्से से उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिससे परिवार डर जाता है और वे फैसला करते हैं कि मालिक के घर पर शक न हो, इसलिए वे अपने कपड़े अलग अलग डिटर्जेंट में धोएंगे। वे अपनी नई मिली लग्जरी जिंदगी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। लेकिन तभी अगले दिन मिस्टर पार्क ऐलान करते हैं कि वे डासोंग का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ कैंपिंग पर जा रहे हैं। जाते समय वे घर की सारी जिम्मेदारी अपनी नई हाउसकीपर चुंग को सौंप जाते हैं। जैसे ही पार्क फैमिली की गाड़ी गेट से बाहर निकलती है, कीवू और उसका परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब 2-3 दिनों के लिए यह पूरा आलीशान महल उनका था। वे चारों लिविंग रूम में जमकर पार्टी करते हैं, महंगी विस्की पीते हैं और उस लग्जरी लाइफ का मजा लेते हैं जो उनकी औकात से बाहर थी। कीवू नशे में चूर होकर अपनी माँ से कहता है कि वह डाहिए से शादी करेगा और एक दिन यह पूरा घर कानूनी तौर पर उसका हो जाएगा। बाहर मूसलाधार बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, लेकिन अंदर वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और माहौल में सन्नाटा छा जाता है। चुंग इंटरकॉम पर जाकर देखती है तो स्क्रीन पर उसे पुरानी हाउसकीपर मून दिखाई देती है, जो बारिश में भीगी हुई थी और कह रही थी कि वह अपना कुछ जरूरी सामान बेसमेंट में भूल गई है। न चाहते हुए भी चुंग को दरवाजा खोलना पड़ता है, जबकि बाकी परिवार वाले डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं ताकि उनका राज न खुल जाए। मून सीधे बेसमेंट की ओर भागती है और काफी देर तक वापस नहीं आती, जिससे चुंग को शक होता है और वह गुस्से में नीचे जाती है। वहां वह देखती है कि मून एक भारी अलमारी को सरकाने की कोशिश कर रही होती है। पुरानी काम वाली अलमारी हटाने के लिए चुंग से मदद मांगती है। वह दोनों अलमारी को धक्का लगाने लग जाती है। जैसे ही अलमारी हटती है, उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, न ही इस घर में आए इस नए परिवार को। मून उस अंधेरी सुरंग के अंदर चली जाती है और चुंग भी उसका पीछा करती अंदर चली जाती है, जहां उसे एक ऐसा नजारा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक कमजोर सा आदमी लेटा हुआ था, जिसे मून जाते ही दूध पिलाने लग जाती है। मून ग्वांग बताती है कि यह उसका पति है और वो पिछले 4 सालों से इसी बंकर में छिपा हुआ है। ये बंकर इस घर के पिछले मालिक ने युद्ध या किसी हमले से बचने के लिए बनवाया था, लेकिन उसने मिस्टर पार्क को इसके बारे में कभी नहीं बताया। ग्यूनसे ने भारी कर्ज ले रखा था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आकर छिप गया था। मून ग्वांग चुंग के पैरों में गिर जाती है कि वो बस उसे यहाँ रहने दे और उसे कभी कभार खाना दे दिया करे। वो रोते हुए कहती है कि अगर वो बाहर गया तो मारा जाएगा। चुंग उसे साफ मना कर देती है और चुंग पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकालती है। मून कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, तभी अचानक सीढ़ियों पर छिपे किम का पैर फिसलता है। तीनों धड़ाम से नीचे आकर गिरते हैं। कीवू के मुंह से अनजाने में पापा निकल जाता है। कीवू चिल्लाते हुए बोलता है, पापा मेरे पैर पर चोट लग गई है। मून ग्वांग तुरंत अपना फोन निकालती है
और उन चारों की वीडियो बनाने लगती है। वो धमकी देती है कि वो अभी यह वीडियो सेंड बटन दबाकर मैडम को भेज देगी। मून ग्वांग तुरंत समझ जाती है कि यह पूरा ग्रुप असल में एक ही परिवार है जिसने धोखे से इस घर में घुसपैठ की है। मून सबको चुपचाप बिना कोई हरकत किए ऊपर जाने को कहती है और मून अपने पति की मालिश करने लगती है। उसका पति कहता है, ये सेंड बटन तो एक मिसाइल की तरह है, अब हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मून फिर से एक और वीडियो बनाती है और कहती है कि तुम लोगों ने घर में क्या गंदगी बिखेर रखी है, मैं ये सब मैडम को बताऊंगी। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक मौका देखकर किम और उसके बच्चे मून ग्वांग से फोन छीनने के लिए झपटते हैं। वहां भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। मून ग्वांग एक शराब की बोतल उठाकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी जेसिका फुर्ती से किचन की तरफ भागती है। वो फ्रिज से आड़ू निकाल कर लाती है और मून ग्वांग के ऊपर फेंक देती है। आड़ू के रेशों से मून ग्वांग को तुरंत एलर्जी का अटैक आता है। अभी वो लोग राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे। तभी घर का लैंडलाइन फोन बज उठता है। चूंग डरते डरते फोन उठाती है। दूसरी तरफ मैडम पार्क होती है। मैडम बताती हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए उन्होंने कैंपिंग कैंसिल कर दी और वो लोग बस 8 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। मैडम चूंग को ऑर्डर देती है कि उनके पहुंचने से पहले वो एक खास डिश रामडोन तैयार रखे, क्योंकि उनका बेटा इसे बहुत पसंद करता है। फोन रखते ही जेसिका सफाई करने लग जाती है और उसकी माँ किचन में जुट जाती है, लेकिन तभी वो परिवार वापस आ जाता है। सभी इधर उधर छुप जाते हैं। जेसिका टेबल के नीचे, कीवू ऊपर भाग जाता है और पिता बेसमेंट में ही रह जाता है। लेकिन तभी मून भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, पर चूंग उसको लात मारकर नीचे गिरा देती है। फिर किम उसे वापस बेसमेंट में ले जाता है और देखता है बंकर के अंदर ग्यून से गुस्से में अपना सिर दीवार पर लगे एक स्विच पर मार रहा है और बताता है ये स्विच घर की सीढ़ियों की लाइट का है, जो इस स्विच से बार बार जलने और बुझने लगती है। वो कहता है, इसी लाइट से भूख लगने पर मैं अपनी पत्नी को सिग्नल भेजा करता था। फिर किम उसको एक पाइप से बांध देता है। उधर मैडम नूडल्स खाते हुए चूंग को एक राज बताती है कि वो अपने बेटे का जन्मदिन कभी घर पर नहीं मनाते, क्योंकि एक बार रात को केक खाते वक्त उसने किचन में एक भूत देख लिया था और वो उसे आज तक नहीं भूल पाया है। किम अपने परिवार को वहां से निकालने की कोशिश करती है, पर तभी डा सॉन्ग वहां आ जाता है और टेंट लगाने की जिद करता है। सभी घबराकर टेबल के नीचे छुप जाते हैं। मिस्टर डॉग और मैडम बेटे निगरानी के लिए लिविंग रूम में ही सोने का फैसला करते हैं। वो उसी टेबल के पास लेट जाते हैं जिसके नीचे किम, कीवू और जेसिका अपनी सांसें रोके पड़े थे। तभी मिस्टर डॉग करवट लेते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्हें आसपास से एक अजीब सी बदबू आ रही जैसी हमारे ड्राइवर किम से आती है। इन दोनों की सारी बातें नीचे छुपे वो तीनों सुन रहे थे। बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। तभी वे तीनों टेबल के नीचे से निकलते हैं और गैरेज वाले रास्ते से बाहर निकलते हैं और बाहर मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। वे भीगते हुए अंधेरे में अपने घर की तरफ जाते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें एक और झटका लगता है, क्योंकि जिस जगह वे रहते थे वहाँ सब लोगों को बस एक ही चिंता थी कि अपने घर में बारिश का पानी घुसने से कैसे रोकें। उनकी बस्ती में बाढ़ आ गई थी, सभी घर पानी में डूब गए थे। उधर उस अंधेरी सुरंग के अंदर मून ग्वांग धीरे धीरे अपने पति ग्यून से को रस्सियों से खोलती है। मून कराहते हुए बताती है कि उसका सिर जोरों से दुख रहा है। मून उल्टियां करने लगती है और कुछ ही पल में ग्यून से के सामने ही अपना दम तोड़ने लगती है। मरते मरते वो कहती है कि चुंग ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण ग्यून से कुछ नहीं कर पाता सिवाय अपनी पत्नी को मरते हुए देखने के। गुस्से और गम में पागल बार बार लाइट के स्विच को ऑन ऑफ करके ऊपर संदेश देने की कोशिश करता है। उधर किम अपनी जिंदगी को देखकर बेहद दुखी होता है। उस बस्ती में जितने भी लोगों के घर डूब गए थे वे सब रात बिताने के लिए एक कम्युनिटी हॉल में शरण लेते हैं। अगले दिन मैडम जेसिका को कॉल करती है और बेटे के जन्मदिन पार्टी में आने को कहती है। इधर मैडम की बेटी कीवू को भी बुलाने की जिद करती है। घर पर रिश्तेदारों और मेहमानों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। जेसिका अपनी माँ से कहती है कि हमें एक बार नीचे चलकर देखना चाहिए कि वे दोनों किस हालत में हैं। लेकिन कीवू के दिमाग में कुछ और ही खौफनाक चल रहा होता है। वो अपना वही लकी पत्थर लेकर सुरंग की तरफ जाता है ताकि उन दोनों का काम तमाम कर सके, क्योंकि इन दोनों की वजह से सबकी नौकरी जा सकती है। कीवू जमीन पर गिरी मून को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी वाइफ के मर जाने के कारण ग्यून से पूरी तरह पागल हो गया था। वो अंधेरे में कीवू के गले में रस्सी डालकर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कीवू अपनी जान बचाकर ऊपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कीवू का पीछा करते हुए ग्यून से उसी चट्टान से उसका सिर खोल देता है। इसके बाद ग्यून से रसोई से एक चाकू उठा लेता है, सीधा बाहर पार्टी वाली जगह की तरफ निकल जाता है। वहां कीवू की बहन जेसिका केक लेकर जा रही होती है। वो सीधा जाकर जेसिका को चाकू मार देता है
जिसे देखकर डासोंग बेहोश होकर गिर जाता है। ग्यून से पागलों की तरह चाकू घुमाता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। उधर मैडम की बेटी कीवू को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ले आती है। किम अपनी बेटी को संभालते हुए देख लेता है कि उसका बेटा भी जख्मी है, लेकिन तभी ग्यून से चूंग पर हमला कर देता है। वो एक हथियार की मदद से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। मिस्टर पार्क ग्यून से की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उनको वहां भी वही अजीब सी बदबू आती है जो उसे कल रात आ रही थी। मिस्टर पार्क अपनी नाक बंद करते हुए उस बदबू पर रिएक्शन देते हैं और यह बात किम को बहुत बुरी लगती है। अपने सारे परिवार को जख्मी देख और अपनी गरीबी और अपमान की यह बात सीधे उसके दिल पर लगती है। किम आव देखता है ना ताव, वो चाकू उठाता है और मिस्टर पार्क को मार देता है। ऐसा करके वहां से भाग जाता है और गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब कीवू को अस्पताल में होश आता है तो उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। अब अदालत भी केविन और उसकी माँ चुंग को छोड़ देती है क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। जब कीवू को पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है और उसके पापा का कोई अता पता नहीं है, तब भी वो सदमे में बस हंस रहा होता है। अब सर्दियां आ जाती हैं। कीवू धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक दिन कीवू पहाड़ों पर जाता है जहाँ से वो आलीशान घर बिल्कुल साफ साफ दिखता था, जहाँ अब एक नई फैमिली रहने लगी थी। तभी देर रात वो देखता है कि उस घर की एक लाइट बार बार जला बुझ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात हो रहा था। वो उस लाइट का पैटर्न नोट कर लेता है। कीवू उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा उसे मैसेज दे रहे हैं कि वो उस घर की सुरंग में ही छिपे हैं। असल में उस दिन मिस्टर पार्क को मारने के बाद किम घर से बाहर तो निकला था, लेकिन वो गैरेज के रास्ते से वापस घर के अंदर घुस गया और नीचे सुरंग में चला गया था। फिर मैडम अपने बच्चों को लेकर उस घर से हमेशा के लिए चली गई थी। किम ने मौका देखकर मून ग्वांग की बॉडी को भी वहीं दफन कर दिया था। जब भी यहाँ कोई नई फैमिली रहने आती तो वो आधी रात को निकलता और खाने का सामान लेकर वापस सुरंग में चला जाता। वो हर रात लाइट जला बुझाकर अपने बेटे को मैसेज भेजने की कोशिश करता था कि शायद किसी दिन उसकी नजर इस लाइट पर पड़ेगी। ये बातें जानकर कीवू फैसला करता है कि वो यूनिवर्सिटी, करियर और शादी ये सब बाद में देखेगा। पहले वो खूब पैसा कमाकर ये घर खरीदेगा और अपने माँ बाप को इस घर में अच्छी जिंदगी देगा। वो ये जानता था कि उसके पापा इस घर की सुरंग में हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। वो जब तक घर की सुरंग में थे तब तक सेफ थे। इस तरह इस प्यारी सी कहानी ने ऑस्कर अवार्ड जीता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।